मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 में 18th नंबर तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम लोग 19, 20, 21, 22 ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। एक व्यापार संगठन है, उसके पास 30,000 रुपयों का अपने पास पूंजी है उसके पास, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। 30,000 रुपए हैं और उसे हमें दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर 5% सालाना और दूसरे बॉन्ड पर 7% सालाना का ब्याज हमको प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए हो ए पार्ट में, और बी पार्ट में दिया है उन्होंने 2,000 रुपए हो, कि 1,800 रुपए हो और एक बार ऐसा बांटना है कि 2,000 रुपया हो टोटल। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं और लिखते भी जाऊंगा, आप भी ध्यान से सुनिए। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। एक व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपए का कोष है, उसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। ये 30,000 रुपए वो दो भिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना चाहता है। ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड। मान लिया हमने कि फर्स्ट बॉन्ड में वो निवेश करेगा X रुपए और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में वो निवेश करेगा 30,000 माइनस X रुपए। सोचो टोटल कितने रुपए हैं? 30,000। उन 30,000 रुपयों में से अगर X रुपए एक बॉन्ड में लगा देगा तो दूसरे बॉन्ड में लगाने के कितने बचेंगे उसके पास? 30,000 माइनस X। बड़ा सिंपल है ये तो। अच्छा, आगे प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, इस पर उसको जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट पहले बॉन्ड पर, वो 5% वार्षिक का ब्याज उसको मिलता है। एक साल में 5% का उसको ब्याज मिलता है। और दूसरा वाला जो बॉन्ड है उस पर 7% वार्षिक का ब्याज मिलता है। 7% वार्षिक ब्याज मिलता है उसे। अब आगे है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें। X और 30,000 X माइनस X में हमने बांटा है। किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, वो चाहते हैं कि एक वर्ष का जो कुल ब्याज प्राप्त हो, कुल वार्षिक ब्याज वो कितना मिले? वो 1,800 रुपए मिले। ये वो चाहते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, अगर हमें इसे सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करना होता, आव्यूह मेथड से सॉल्व नहीं करना होता, तो आप जानते हैं हम क्या कर देते? हम तो बस यही कर देते, X रुपयों पर कितने परसेंट का ब्याज मिलता है? 5% का। तो हम तो ये कर देते कि X का 5% निकाल लो प्लस इसका कितना निकाल लो? 30,000 माइनस X का 7% निकाल लो और दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 1,800 रुपए आना चाहिए। अगर हमें सिंपल मेथड से करना होता, हमें आव्यूह मेथड यूज नहीं करना होता, तब तो हम ऐसा ही बनाते कि नहीं बनाते? पहले ये सोचो, X रुपयों पर 5% का ब्याज, 30,000 माइनस X पर 7% का ब्याज, और टोटल कितना बनना चाहिए उसको? 1,800 रुपए।
तो अगर हमें आव्यूह मेथड नहीं लगाना होता तो हम इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल के बता देते, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। हमको कैसे करना है? हमको आव्यूह मेथड से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। कैसे करेंगे थोड़ा गौर से देखिए कि कैसे करा जाएगा। सबसे पहले जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले ये बना लिया करो, इससे आपको हेल्प मिलती है। अब आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे क्या आना है? केवल 1800 हमको चाहिए। अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस मैट्रिक्स में केवल क्या होने चाहिए? 1800 लिखे रहने चाहिए। और ये मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए? 1/1 का ही तो क्रम होगा। देखो ना आप, इसको केवल 1800 चाहिए, 1/1 का क्रम। इधर इसको 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 मल्टीप्लाई करके ये 1800 आने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिनका मल्टीप्लाई करने से 1/1 का मैट्रिक्स बने, ऐसा कुछ बनाइए। तो हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। हमने ये जो रुपए हैं जो फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड में निवेश किए गए हैं, इन रुपयों की एक मैट्रिक्स बना ली हमने ऐसी। ये मैट्रिक्स हमने किस ऑर्डर की बना ली? ये मैट्रिक्स हमने बना ली 1/2 ऑर्डर की। देखो, एक रो है, 2 कॉलम्स हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरी मैट्रिक्स बनानी है। तो थोड़ा सा सोचो जरा, 1/2 मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 1/1 का मैट्रिक्स मिले? आप खुद महसूस कर सकते हो 2/1 का। कैसे? उससे इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या सेम हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये किस ऑर्डर का रह जाएगा? 1/1 ऑर्डर का। तो इस तरह से उसको आपको सोचना है। अभी भी नहीं समझ में बात आई आपको? आया कि रुपयों को हमने कैसे बना लिया? 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लिया। जो ये ब्याज वाला होगा इसको हम बनाएंगे 2/1 का, क्योंकि अगर इसको भी हम 1/2 का बनाएंगे तो पहली बात तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अब जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो फिर तो आगे का प्रोसेस ही खत्म। तो इसको हमने बनाया 1/2 ऑर्डर का और इसको हम बनाएंगे 2/1 ऑर्डर का। तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो गुणा होगा पहले तो, और गुणा होकर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? 1/1 की मिल भी जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो दूसरी वाली 2/1 की बनानी है, यानी कि ब्याज वाली 2/1 की बनाइए। 5% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.05। 5% मतलब 5/100 और 5/100 करेंगे 0.05 आ जाएगा। 7% का मतलब 0.07। अब ये बताएं क्या ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? आई कि सबसे पहले देखो हमने क्या बना लिया। सबसे पहले हमने ये बना लिया कि अगर हम नॉर्मल मेथड यूज करते कैलकुलेशन का तो वो ऐसा बनता। उसकी हेल्प लेके हमने ये चीज बना ली। देखो, और उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखा कि कितने का मैट्रिक्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करके बनाया इन्हें। अब आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। सारी चीजें ठीक है, समझ आ गई? हाँ, आप इसमें एक बदलाव कर सकते थे। आप बदलाव ये कर सकते थे कि इसको 1/2 का कर लेते और इसको 2/1 का कर लेते। ये आप कर सकते हो, इसमें इसके लिए आप फ्री हो। देखो, ये वाला जो था परसेंटेज वाला, इसको आप ऐसा लिख लेते 0.05, 0.07, और ये जो रुपए थे इनको ऐसा 2/1 बना लेते। ये आप कर सकते हो, लेकिन एक को 1/2 और दूसरे को 2/1 बनाओ ताकि मल्टीप्लाई हो और हो करके 1/1 का मैट्रिक्स मिले आपको। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। करवाएंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा देखो जरा। मल्टीप्लाई तो जानते हो मैट्रिक्स का, इस रो को इस कॉलम से करना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.05x प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.07 और 30,000 माइनस x, ये मैट्रिक्स मिल गई। इज इक्वल टू, इधर पे क्या चीज है? 1800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए।
ये 0.05x प्लस 0.07 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 जीरो ये है, 2 जीरो तो इसके चले ही जाएंगे, 2100 आ जाएगा इसमें, 2100 और माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800 मैट्रिक्स के अंदर। अब थोड़ा सा एक चीज बेटा ध्यान दो, ये एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, दोनों 1 by 1 ऑर्डर के आव्यूह हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ऐसे सिचुएशन पर तो संगत अवयवों को बराबर कर सकते हैं। तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, बराबर कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो। तब तक इसको और इसको सॉल्व करो जरा। 0.05x माइनस 0.07x, तो ये बचेगा माइनस 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 1800। इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। 2100 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0.02x। 2100 में 1800 माइनस हो गए, इज इक्वल टू 0.02x। ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 300 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू x। दो नंबर से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे जा करके। 30,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए। इसका मतलब ये है फर्स्ट बॉन्ड में कितने निवेश करना चाहिए, 15,000, और सेकेंड बॉन्ड में कितने निवेश करना चाहिए, 3,000 नहीं सॉरी 15,000 सॉरी। फर्स्ट बॉन्ड में कितने उसको निवेश करना चाहिए, 15,000 रुपए, और सेकेंड बॉन्ड जो है उसमें उसको 30,000 माइनस x रुपए निवेश करने चाहिए, यानी कि उस दूसरे वाले बॉन्ड में भी 15,000 रुपए सॉरी। तो दोनों बॉन्ड्स में फर्स्ट और सेकेंड दोनों बॉन्ड्स में उसे 15,000 रुपयों का निवेश करना चाहिए। क्या अब ये बात पूरी समझ आ गई आपको? अच्छा, इसी के जैसा इसी का सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, ये ए पार्ट था, इसको मैंने ऐसा लिख दिया है, इसको हम ए पार्ट लिखे दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन का जरा बी पार्ट आप देख लो। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि ब्याज कितना मिलना चाहिए उसको, 2,000 रुपीज। तो अगर ये वाली इक्वेशन बनाएंगे इसकी तो क्या बनेगी, सेकेंड पार्ट पे कुल वार्षिक ब्याज है, सेकेंड पार्ट पे कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज है रुपए 2,000। अब फिर से इसका मुझे बताओ, अगर सिंपल मेथड से हम करते तो कैसे करते बताओ। x का 5% लेते, x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 30,000 माइनस x का 7%, और ये टोटल मिला के कितना रहना चाहिए था, 2,000 रुपए रहना चाहिए था। अब फिर से ऐसा ही इसके बारे में भी सोचिए, बराबर के उस तरफ आपको जो चीज चाहिए वो तो केवल बस एक एलिमेंट चाहिए 2000, यानी कि ये कितने क्रम का मैट्रिक्स बना, ये तो 1 by 1 क्रम का मैट्रिक्स बना। अब अगर 1 by 1 का बना तो सेम यहां पर इधर ऐसा ही आपको फिर बनाना पड़ेगा। उसमें से एक मैट्रिक्स 1 by 2 की होनी चाहिए, दूसरी 2 by 1 की, ताकि मल्टीप्लाई होके 1 by 1 का मैट्रिक्स मिल जाए आपको। इस बार हम इसका आपको 1 by 2 का बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.05 और 0.07, तो जो परसेंटेज था उसका हमने कितने का बना दिया, 1 by 2 का मैट्रिक्स बना दिया। और जो ये निवेश किए गए थे इन रुपयों का हम बना देंगे, देखो कितने का बनाना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई भी हो जाए और 1 by 1 भी मिले। इसको 2 by 1 का बनाना चाहिए ताकि ये और ये सेम होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा और 1 by 1 का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। उसमें x
और दूसरा 30,000 माइनस x। देखो ये 1/2 का, वो 2/1 का हमने बना दिया। तो अगर इस तरह से आप इसको तैयार करोगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। तो ये होगा 0.05x, फिर 0.07 के इससे करेंगे, हम इकट्ठे कर देते हैं। 0.07 का 30,000 से करेंगे तो ये 2100 माइनस इसका इससे करेंगे तो 0.07x इज इक्वल टू 2000। क्लियर? अब फिर से देखो, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। जब दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, बराबर कर दो बस। इसको भी सॉल्व कर लो। 0.07x में 0.05x माइनस हो जाएंगे तो माइनस 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 2000। इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। 2100 माइनस 2000 इज इक्वल टू 0.02x। 100 और ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 0.02 इज इक्वल टू x, सॉरी 100 बचेगा भाई। अब दो अंक से दशमलव उठेगा, 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे तो 2 पहले से थे, 2 और आ जाएंगे। 10,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10,000 में 2 का भाग दे देंगे, 5,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉन्ड में उसे कितने रुपए निवेश करने चाहिए? 5,000 रुपए। और सेकंड बॉन्ड में उसे कितने रुपए निवेश करने चाहिए? तो टोटल कितने हैं? 30,000, और 30,000 में 5,000 अगर फर्स्ट में निवेश करेगा तो 25,000 रुपए निवेश करे दूसरे बॉन्ड में। नहीं बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 19। एंड आई होप कि ये प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 20 नंबर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आप देखें, लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई एक स्कूल है, उसकी एक बुक स्टॉल है उसका, उसी स्कूल का, उसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन, एक दर्जन में 12 किताबें होंगी तो 10 दर्जन 120 किताबें, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो यानी कि 12 के 96 किताबें फिजिक्स की, और 10 दर्जन यानी कि 120 किताबें अर्थशास्त्र की हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य ₹80, ₹60 और ₹40 है। मतलब जो रसायन विज्ञान की बुक है उसका 80 रुपए रेट है, फिजिक्स वाली का है 60 रुपए, और जो अर्थशास्त्र की बुक है वो 40 रुपए की मिलती है। आव्यूह बीज गणित के द्वारा प्रयोग द्वारा ज्ञात करिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसमें सबसे पहले यहां पर बुक्स लिख देता हूं, बुक्स, और उनकी क्वांटिटी लिख देते हैं यहां पर। या नंबर ऑफ बुक्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ बुक्स लिख देंगे, और फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर बुक, एक बुक का सेलिंग प्राइस लिख देंगे। सबसे पहले कौन सी बुक की बात हो रही? केमिस्ट्री की बात हो रही है। उसके बाद फिजिक्स की बात हो रही है, और इसके बाद अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। ओके,
अब सबसे पहले ये देखने की चीज है कि केमिस्ट्री की बुक्स का नंबर कितना है, 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब क्या है, 120। फिजिक्स की कितनी बुक्स है, 8 दर्जन, यानी कि 96 बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स की भी 10 दर्जन है, 10 दर्जन का मतलब 120 किताबें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपीज है, 80 रुपीज। फिजिक्स वाली बुक का जो रेट है वो ₹60 है और इकोनॉमिक्स वाले बुक का रेट ₹40 है। ये इनकी सेलिंग प्राइसेस है, एक बुक की कीमत। अब उन्होंने ये बोला कि आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी अगर सभी पुस्तकों को बेच दे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंपल मेथड सोचो कि अगर हमको सिंपली कोई पूछ लेगा तो हम इसका जवाब कैसे देते। उस समय क्या करते, केमिस्ट्री की एक किताब 80 रुपए की मिलती है और 120 बुक्स आपने बेची तो कितने रुपए मिलेंगे आपको। आप क्या करते, 100 इंटू 80 करते, प्लस 96 इंटू 60 करते, प्लस 120 इंटू 40 करते और सॉल्व करके एक आंसर बताते कि नहीं बताते, उसको कुछ जो कुछ भी आता वो आप बताते। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमें फिर कैसे करना है, हमें तो आव्यूह मेथड से करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, आव्यूह मेथड से करना, सबसे पहले एक चीज समझने की है आपको, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा सीधा साधा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो एक नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नंबर मिलेगा तो एक ही नंबर होगा। और अगर वो एक ही नंबर है तो उसका जो मैट्रिक्स बनना चाहिए वो कितने का बनना चाहिए, 1/1 का बनेगा। ठीक, अगर वो 1/1 का बनेगा और यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/1 बनना चाहिए, तो कैसा बनाना पड़ेगा हमको, सोचिए थोड़ा सा। अब आप, हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि पहला मैट्रिक्स हमें, क्योंकि 3 है तो 1/3 का बनाना पड़ेगा पहला मैट्रिक्स। कैसे, तो पहले हम किताबों की संख्या का बना लेते हैं, 1/120, 96, 120, ये किताबों की संख्या का बना लिया। तो ये कौन से ऑर्डर का बना बताइए, 1/3 का बना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो किस ऑर्डर का बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके 1/1 का मिलेगा आपको। वेरी गुड, अब आपको देखो ये चीज समझ आने लगी, 3/1 का बनाना है तो इसको इससे बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3/1 का किसका बनाएंगे, रुपयों का। तो पहले 80 लिख देंगे, फिर 60 लिख देंगे, फिर 40 लिख देंगे। समझ आ गया। अब आप चाहें तो रुपयों वाला मैट्रिक्स 1/3 का बना दो, नंबर ऑफ बुक्स का 3/1 का बना दो, लेकिन पहला 1/3, दूसरा 3/1 ही रखना ही पड़ेगा आपको, तभी आपका आंसर आ पाएगा। अब इसे सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप चाहें तो इसको ना लिखें, हमारा काम तो हो गया। अब हम बस इसी को कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आप देखिए, मल्टीप्लाई करने में इस रो को इस कॉलम से करना है तो 120 को करेंगे 80 से, 120 इंटू 80 प्लस 96 को किससे करेंगे, 60 से करेंगे, प्लस 120 को किससे करेंगे, 40 से करेंगे। देखो फाइनली आना वही है उसको, लेकिन आव्यूह बीजगणित से करना था आपको। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, 00 9600, 2 जीरो आ गए और 12 8 are 96 प्लस 1 जीरो ये आ गया, 6 6 are 36, कैरी 3, 6 9 are 54 और 3 57 और यहां पर 4800। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 जीरो तो पहले ही हो गए और जुड़ करके 2 जीरो तो नहीं, सॉरी, 1 जीरो की जगह 6 आ जाएगा। 1 जीरो तो लास्ट वाला सब में है, फिर दूसरे जीरो में इसमें 6 आ गया, फिर 6
7 13 8, 21 हाथ से लगे 2, 9 2 11, 5 16, 4 20। इतने रुपए उसको मिलेंगे अगर उसकी पूरी बुक्स बिक जाएंगी। समझ में आया? कितने रुपए पूरे मिलेंगे? 20,160 रुपए अगर पूरी बुक्स उसकी बिक जाएंगे तो। ओके, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p, x, y, z, w तथा p क्रमशः 2/n, 3/k, 2/p, n/3 तथा p/k कोटियों के अवयव हैं। मैं एक काम करता हूं, इनको लिख देता हूं। देखो ये कुछ यहां पर हमको मैट्रिसेस दी गई हैं और उन मैट्रिसेस का ऑर्डर भी दिया गया है। तो पहले मैं मैट्रिक्स लिखूंगा। एक मैट्रिक्स x है और x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n। दूसरी मैट्रिक्स y है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k। तीसरी मैट्रिक्स z है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/p। चौथी मैट्रिक्स y है, नहीं सॉरी x y z w। फोर्थ मैट्रिक्स w है और w का ऑर्डर है n/3। और सबसे लास्ट मैट्रिक्स p है जिसका ऑर्डर है p/k। ठीक है, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये कैपिटल लेटर है और यहां ऑर्डर के लिए जो चीज यूज हुए हैं p, वो स्मॉल लेटर में यूज हुए हैं। ये एक छोटा सा आंकड़ा उन्होंने हमको बता दिया है। अब इसके बेसिस पर वो हमसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके जवाब हमको देने रहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। मैट्रिक्स x का ऑर्डर कितना है? 2/n। मैट्रिक्स y का ऑर्डर है 3/k। मैट्रिक्स z का ऑर्डर है 2/p। मैट्रिक्स w का ऑर्डर है n/3 और मैट्रिक्स p का ऑर्डर है p/k। अब नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। देखिए क्या दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर पे उन्होंने दिया है py प्लस wy, ऐसे दिया है कि परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। n, k और p के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी बच्चे इधर देखें। जब p और y को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, p का ऑर्डर कितना है बताइए? p का ऑर्डर है p/k। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? y से। y का ऑर्डर क्या है? 3/k प्लस w का ऑर्डर क्या है? n/3। इसको मल्टीप्लाई करना है y से, दैट इज 3/k। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का तो बेटा मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब ये वाला नंबर बराबर हो। सोचिए थोड़ा सा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी आप करवा सकते हो जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो अगर यहां k है तो यहां भी क्या होना चाहिए? k। या यहां 3 है तो यहां भी क्या होना चाहिए? 3। यानी कि k और 3 आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो पहला तो आंसर हमने निकाल लिया कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। समझ आया? क्योंकि अगर k की वैल्यू 3 नहीं होगी तो गुणा ही नहीं होगा। आप सोचो ना थोड़ा सा, अगर k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी तो क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा? इसका होगा ही नहीं। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब जब p और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी? जो py मैट्रिक्स मिलेगी py, वो किस ऑर्डर की मिलेगी? p/k, यानी कि p/3। k की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो wy मिलेगी और wy का ऑर्डर क्या रहेगा? n/k। k मीन्स 3, n/k होगा ना, और k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए,
इन दोनों को ऐड करना है। जोड़ने का क्या रूल बताया गया था? दो मैट्रिसेस एक दूसरे से कब ऐड हो सकती हैं? जब उन दोनों के क्रम आपस में बराबर हो। तो अगर इसका p/3 है तो इसका भी p/3 होना चाहिए। इसका मतलब है p और n आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। सो p शुड बी इक्वल टू n, और तभी ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, दो अवयव एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कब जुड़ सकते हैं? जब उनके क्रम आपस में बराबर। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जुड़ेंगे जब इनके ऑर्डर बराबर हों। अब इसका p/3 है, इसका n/3, तो क्रम कैसे बराबर हो सकता है? अगर p n के इक्वल हो जाए तो ऑर्डर बराबर हो सकता है, क्योंकि ये बाद नंबर तो बराबर ही है दोनों में। तो बस इसका p और इसका n अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये दो रिजल्ट मिले। क्या रिजल्ट मिला? K3 होना चाहिए एंड P शुड बी इक्वल टू n। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? देखिए, ए पार्ट सही रहेगा आपका। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा समझ आ गया ना आप सभी को? क्यों भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं जरा साथ में। लिखा हुआ है यदि n इज इक्वल टू p, यदि n इज इक्वल टू p, ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो n है वो p के इक्वल है। तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, ये आपको पता लगानी है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। ये 7 इंटू ये जो x आपका है, x का ऑर्डर क्या है? 2/n माइनस 5 इंटू z का ऑर्डर क्या है? 2/p। ऐसे। अब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो इस मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इसके सारे एलिमेंट में होगा। एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्रम का क्या होगा? क्रम बदलेगा या नहीं बदलेगा? जब किसी आव्यूह में किसी अचर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या उस आव्यूह का क्रम बदल जाता है? नहीं बदलता। तो मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो भी उसका क्रम क्या बना रहेगा? हाँ, तो 7x ये हो भी जाएगा, उसके बाद इसका क्रम क्या बना रहेगा? ये आप ऐसे कर लो, इसका क्रम उसके बाद भी 2/n बना रहेगा। इसमें ये 5z हो भी जाएगा, उसके बाद भी इसका क्या क्रम बना रहेगा? 2/p इसका क्रम बना रहेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब ये तो आ गया। अब यहां पर 2/n है और माइनस यहां पर 2/p है। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। माइनस करने में क्रम कैसा होना चाहिए? दोनों का आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर आपस में क्रम इक्वल होना चाहिए तो n की जगह पर क्या होना चाहिए? p। और इन्होंने पहले से भी दे दिया है n इज इक्वल टू p। तो हमको करना क्या है? इसका कोटि बतानी है आपको। ओके, तो इसकी कोटि कितनी आएगी? 2/n। देखो np है कि नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसमें इसको माइनस करना है तो दोनों के क्रम कैसे होने चाहिए? इसका मतलब क्या? या तो दोनों के क्रम 2/n हो जाएं, या तो दोनों के क्रम 2/p हो जाएं। तो या तो दोनों का क्रम 2/n हो जाए या फिर दोनों का क्रम 2/p हो जाए। ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे। अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, 2/n वाला मिल रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हम इस पे नोट कर सकते हैं। अब बताइए ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? और यहां n इज इक्वल टू p दे भी दिया गया है, तो चाहे ऐसे समझ लो कि 2/n या n की जगह पर हमने p लिख दिया।
2/p। अब इन दोनों में जो भी एक भी ऑप्शन अगर आपके पास आए तो वही करेक्ट है। बस इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए।